नमस्कार। भारत के भूगोल की इस सीरीज में हम लोग भारत की जलवायु का अध्ययन कर रहे हैं। भारत की जलवायु की आज की जो क्लास है ये चौथी क्लास होगी। इसके पहले की जो 3 क्लासें हुई हैं वो आपकी परीक्षा की दृष्टि से, भारत की जलवायु की दृष्टि से और भारत के भूगोल की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। भारत की जलवायु की जो पहली क्लास हमने ली थी उसमें भारत के संपूर्ण जलवायु का हमने संक्षिप्त परिचय लिया था, उस पर हमने अपनी समझ विकसित की थी। इसकी जो दूसरी क्लास थी उसमें हम लोगों ने शीत ऋतु में मौसम की जो क्रियाविधि होती है, अर्थात भारत में शीत ऋतु में वर्षा कैसे हो रही है, कहाँ हो रही है, किन कारणों से हो रही है, उसका अध्ययन हम लोगों ने किया था, जिसमें मुख्यतः पश्चिमी विक्षोभ पर हम लोगों ने चर्चा की थी और उत्तर पूर्वी जो मानसून है उस पर हम लोगों ने चर्चा की थी, जो कि शीत ऋतु में वर्षा होने के प्रमुख कारण बनते हैं। इसके बाद तीसरी जो क्लास अर्थात इससे पहले की जो क्लास थी वो आज की क्लास का बेस था। उस क्लास में हमने दक्षिण पश्चिम मानसून के बनने की जो प्रक्रिया है कि दक्षिण पश्चिम मानसून मुख्यतः बन कैसे रहा है, इस पर हम लोगों ने उसमें अध्ययन किया था। इसीलिए आज की क्लास आपको तभी समझ में आएगी जब इसके पहले की जो क्लास है अर्थात भारतीय जलवायु की जो तीसरी क्लास है आप उसे देख लें। उसे देख लेंगे उसके बाद ही आपको आज की क्लास समझ में आएगी। आज की क्लास में हम लोग दक्षिण पश्चिम मानसून का अध्ययन करेंगे। दक्षिण पश्चिम मानसून को मुख्यतः 2 भागों में करके हम लोग पढ़ने वाले हैं। दक्षिण पश्चिम मानसून भारत में 2 तरीके से प्रवेश करता है। एक इसकी जो शाखा है जो अरब सागर से के ऊपर से गुजर करके और सह्याद्री से टकरा करके और पश्चिमी घाट पर वर्षा कर रही है, इसे हम कहते हैं दक्षिण पश्चिम मानसून की अरब सागर शाखा। आज की क्लास में हम लोग इसी का अध्ययन करेंगे। इसके बाद दूसरी क्लास अर्थात इसके बाद की जो क्लास होगी अर्थात भारत की जलवायु की जो 5वीं क्लास होगी उसमें हम लोग दक्षिण पश्चिम मानसून की जो बंगाल की खाड़ी शाखा, यहाँ पर बंगाल की खाड़ी है तो बंगाल की खाड़ी के ऊपर से जो गुजरती है और पूर्वोत्तर भारत में जाकर के शिलांग के पठार से टकराती है और इसके अलावा उत्तर भारत के मैदान में ये प्रवेश करती है, तो इस पर हम लोग कल की क्लास में चर्चा करेंगे। आज की क्लास का जो मुख्य उद्देश्य है वह है दक्षिण पश्चिम मानसून की अरब सागर की जो शाखा है उसको हम समझ लें। कल की क्लास में हमने इसके बनने की प्रक्रिया समझाई थी, इसका हल्का सा रिवीजन हम लोग कर लेते हैं ताकि आपको ये बेहतर तरीके से समझ में आए। मैंने बताया था कि जब सूर्य उत्तरायण होता है, सूर्य उत्तरायण होने का क्या तात्पर्य है कि ये 0 डिग्री अक्षांश है अर्थात विषुवत रेखा, इसे विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा कहते हैं। तो 22 मार्च किस तारीख में 22 मार्च के बाद सूर्य उत्तरी गोलार्ध में, ये विषुवत रेखा के ऊपर जो गोलार्ध है उत्तर में इसे उत्तरी गोलार्ध और नीचे वाले को दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है। तो 22 मार्च के बाद सूर्य जो है ये उत्तरी गोलार्ध में प्रवेश करता है। 22 मार्च के बाद सूर्य उत्तरी गोलार्ध में प्रवेश करता है और जैसे जैसे ये ऊपर की तरफ बढ़ता है वैसे वैसे उत्तरी गोलार्ध में गर्मी बढ़ती जाती है। उत्तरी गोलार्ध में गर्मी बढ़ती जाती है। मैंने कल की क्लास में बताया था कि सूर्य की लंबवत किरणें जिस गोलार्ध में पड़ती हैं उस गोलार्ध में गर्मी अर्थात ग्रीष्म ऋतु होता है और जिस गोलार्ध में उसकी किरणें तिरछी पड़ती हैं उस गोलार्ध में शीत ऋतु का मौसम होता है। ठीक है ना। तो इस तरीके से जब 22 मार्च के बाद सूर्य ऊपर की तरफ अर्थात उत्तरी गोलार्ध की तरफ उठता है वैसे वैसे उत्तरी गोलार्ध में गर्मी बढ़ती चली जाती है। भारत की जो स्थिति है, भारत की स्थिति ये रेड कलर में जो लाइन आपको दिखाई दे रही है 23.5 डिग्री नॉर्थ की लाइन है अर्थात कर्क रेखा है। कर्क रेखा भारत के बीच में से होकर के जा रही है अर्थात भारत की स्थिति कहाँ बन रही है, भारत की स्थिति यहाँ बनती है, भारत की स्थिति इस जगह पर है। ठीक है ना। तो यहाँ पर 22 मार्च को सूर्य कहाँ पर होता है, यहाँ से 22 मार्च से ऊपर की तरफ बढ़ना प्रारंभ करता है। सूर्य की लंबवत किरणें यहाँ से लेकर के अर्थात 23.5 डिग्री से लेकर के 23.5 डिग्री नॉर्थ से साउथ के बीच में विचरण करता है। तो जैसे जैसे ये ऊपर की तरफ बढ़ेगा वैसे वैसे ऊपर की तरफ गर्मी बढ़ती चली जाएगी। ठीक है ना। मैंने इसमें भी बताया था कि इस भौगोलिक कारणों की वजह से
इसमें भारत में कुछ परिवर्तन आने प्रारंभ होते हैं। अर्थात तात्पर्य हुआ कि 22 मार्च के बाद जब सूर्य ऊपर की तरफ प्रवेश करता है, उत्तर की तरफ, तो इस स्थान पर अर्थात भारत के सबसे निचले स्थान पर अर्थात दक्षिणी भारत में प्रवेश करता है। तो मैंने कहा था कि सूर्य की लंबवत किरणें जिस स्थान पर पड़ती हैं तो हवाएं गर्म होकर के ऊपर उठती हैं, हवाएं गर्म होकर के ऊपर उठती हैं, जिसे ITC-Z कहा जाता है, अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र, अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र कहा जाता है। तो जिस स्थान पर सूर्य की लंबवत किरणें पड़ रही हैं वहां पर हवाएं गर्म होकर के ऊपर उठेंगे, इसको कहा जाता है अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र। अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र जो है मुख्यतः विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब क्षेत्र जो बनता है, ये विषुवत रेखा, क्योंकि सूर्य की लंबवत किरणें चाहे 23.5 डिग्री नॉर्थ अर्थात कर्क रेखा पर हो या फिर 23.5 डिग्री साउथ यानी मकर रेखा पर हो, इस क्षेत्र में अर्थात 0 डिग्री अक्षांश वाले क्षेत्र में निम्न वायुदाब का क्षेत्र ही बना रहता है। और यहाँ पर दोनों गोलार्धों से मैंने ये बताया था कि जब यहाँ पर हवाएं गर्म होकर के ऊपर उठेंगी, हवाएं गर्म होकर के जब यहाँ पर ऊपर उठेंगी तो इस रिक्त स्थान को भरने के लिए दोनों गोलार्धों से हवाएं इस जगह को भरने का प्रयास करेंगे। जब ये विषुवत रेखा के आसपास पहुंचेंगी तो ये हवाएं गर्म होंगी और गर्म होकर के ये भी ऊपर उठ जाएंगी, ठीक है ना। इस तरीके से विषुवत रेखा पर हवाएं गर्म होकर के ऊपर उठेंगी और जैसे जैसे हम सतह से ऊपर की तरफ जाते हैं तापमान में कमी आती है और उसकी वजह से तापमान में कमी आएगी, आर्द्रता उस हवा में बढ़ जाएगी और उसकी वजह से विषुवत रेखा क्षेत्र में क्या हो जाएगा, बारिश हो जाएगी, ठीक है ना। तो मुख्यतः इस क्षेत्र में अर्थात विषुवत रेखीय क्षेत्र में निम्न वायुदाब का क्षेत्र बनता है जिसे विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब द्रोणी कहा जाता है। तो यहाँ पर वर्ष भर वर्षा और तापमान अधिक रहता है, वर्षा भी यहाँ पर अधिक होता रहता है, अक्सर वर्षा यहाँ पर होता रहता है और वर्ष भर यहाँ पर तापमान भी अधिक रहता है, ठीक है ना। तो जब ये हवाएं ऊपर की तरफ उठ रही हैं और भारत में प्रवेश करती हैं तो मैंने बताया था कि मई के महीने में, मई के पहले हफ्ते में ये प्रायद्वीपीय भारत का जो दक्षिणी हिस्सा है इसमें सूर्य की लंबवत किरणें पड़ती हैं, अर्थात ITC-Z जो है वो भारत के दक्षिणी भारत में पहुंचता है। ITC-Z दक्षिणी भारत में बनता है, लेकिन दक्षिणी भारत में जैसे ही ITC-Z बनता है, ठीक है ना, तो यहां तो बारिश होती है, मैंने इसके बारे में कल की क्लास में चर्चा की थी, लेकिन इसका प्रभाव जो है ये पश्चिमोत्तर भारत में पड़ता है। अब ये कैसे पड़ता है ये मैंने बहुत विस्तृत तरीके से कल की क्लास में बता दी थी। मतलब ये हुआ कि जल भारत के इधर भी समुद्र है, इधर भी समुद्र है और ये मुख्यतः पठार है, ये मैदानी भाग है और ये रेगिस्तान है, ये रेगिस्तान है। तो प्रत्येक पदार्थ की जो तापमान को अवशोषित करने की क्षमता होती है वो अलग अलग होती है, ठीक है ना। अर्थात जल की विशेषता होती है कि वो देर से गर्म होता है और देर से ठंडा होता है। स्थल खंड जल की अपेक्षा जल्दी गर्म होते हैं और जल्दी ठंडे होते हैं, जल्दी गर्म होंगे और जल्दी ठंडे होंगे। ये रेगिस्तान है, ये बहुत जल्दी गर्म हो जाता है, ये बहुत तेजी से गर्म होता है। अर्थात स्थल खंड की अपेक्षा या फिर मैदानी भाग की अपेक्षा ये रेगिस्तानी जो क्षेत्र है ये अधिक गर्म हो जाएगा। इसलिए सूर्य जैसे जैसे ऊपर की तरफ उठता है वैसे वैसे ये क्षेत्र जो है ये गर्म होने लगता है और जैसे ये क्षेत्र गर्म होगा ये एक निम्न वायुदाब का क्षेत्र बन जाएगा और हवाएं गर्म होकर के यहाँ पर ऊपर उठने लग जाएंगी, ठीक है ना। जब हवाएं यहाँ पर गर्म होकर के ऊपर उठेंगी तो जब ये सूर्य काफी नीचे है यानी कि दक्षिणी भारत के आसपास है, ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हवाएं स्थानीय क्षेत्रों से हवाएं यहाँ पर खींचने का प्रयास करेंगी और इन क्षेत्रों में अर्थात उत्तर भारत के मैदान से और इधर पाकिस्तान वाले क्षेत्र से ये यहाँ पर हवाएं यहाँ पर जाएंगी और यहाँ पर गर्म होकर के ऊपर उठेंगी और ये प्रक्रिया यहाँ पर चलती रहेगी। यही कारण है कि मार्च अप्रैल में उत्तर भारत में धूल भरी आंधियां चलती हैं, मार्च अप्रैल में धूल भरी आंधियां यहाँ पर चलती हैं। जैसे जैसे ITC-Z भारत के ऊपर उठता है, जैसे जैसे ITC-Z, क्योंकि 21 जून को सूर्य कहाँ पर होता है, ये कर्क रेखा, भारत के बीच में से जो रेखा जा रही है ये कर्क रेखा है और यहाँ पर सूर्य का जो लंबवत किरणें पड़ रही हैं वो 21 जून को पड़ती हैं। तो 21 जून अर्थात जून से थोड़ा पहले ही, जून के पहले सप्ताह से ही ये इतना गर्म हो जाता है, जैसे जैसे ऊपर की तरफ उठ रहा है ये क्षेत्र इतना ज्यादा गर्म हो जाता है कि यहाँ पर बहुत अधिक लो प्रेशर जोन बन जाता है, निम्न वायुदाब का क्षेत्र बन जाता है, ठीक है ना। और यहाँ पर ये इतनी अधिक शक्तिशाली हो जाती हैं कि ये यहाँ अरब सागर से हवाएं खींचने लगती हैं, अरब सागर से हवाएं खींचने लगती हैं। अब इसको आप लोग यहाँ पर थोड़ा ठीक से समझने की कोशिश करिएगा, क्योंकि आप देख पा रहे होंगे
कि दक्षिणी पश्चिमी मानसून का जो निशान है, ये नीले रंग में जो दिखाई दे रहा है, ये किस दिशा में दिखाई दे रहा है? दक्षिण पश्चिम। ये दिशा है, यह है पश्चिम और यह है दक्षिण, ठीक है ना, दक्षिण पश्चिम। तो ये इस दिशा में प्रवाहित हो रही है, ठीक है ना, इस दिशा में ये आकर के और भारत से टकरा रही है। लेकिन यहाँ पर क्या है? यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये जो हवाएं चल रही हैं, ये जो हवाएं चल रही हैं, इनकी दिशा क्या है? ये देखिए इस तरीके से, ठीक है ना, इस दिशा में प्रवाहित हो रही है। तो फिर ये ऐसे कैसे हो जा रही है, ठीक है ना, यानी कि ये दिशा जो है ये इधर, यानी कि विषुवत रेखा के नीचे ये हवाएं इस तरीके से प्रवाहित हो रही हैं, विषुवत रेखा के नीचे इस तरीके से ये प्रवाहित हो रही हैं, ठीक है ना, विषुवत रेखा पार करती हैं, विषुवत रेखा पार करती हैं। तो ये कौन सी वाली हवाएं हैं? यही अरब सागर में, क्योंकि आप देख रहे होंगे भारत की स्थिति कहाँ है? ये भारत की स्थिति यहाँ पर क्या है? अरब सागर है, यहाँ पर बंगाल की खाड़ी है, यहाँ पर हिंद महासागर है, ये सागरीय क्षेत्र है, ये सागरीय क्षेत्र है। तो ये यहाँ पर बनने वाला जो लो प्रेशर जोन है, अर्थात निम्न वायुदाब का क्षेत्र जो बन रहा है वो कहाँ पर बन रहा है? यहाँ पर बन रहा है। और जब सूर्य कहाँ पर हो रहा है? कर्क रेखा पर, इस स्थान पर, ठीक है ना, ध्यान से समझिएगा। तो यहाँ पर जब लो प्रेशर जोन बनेगा, सॉरी, यहाँ पर ITCZ जब बनेगा तो ये हवाएं इतनी अधिक शक्तिशाली हो जाती हैं कि ये अरब सागर से यहाँ पर हवाएं खींचने लगती हैं, ये अरब सागर से हवाएं खींचने लगती हैं। ये हवाएं जैसे विषुवत रेखा को पार करती हैं, विषुवत रेखा को पार करती हैं, विषुवत रेखा को पार करके उत्तरी गोलार्ध में पहुंचती हैं, कोरियालिस बल यहाँ पर काम करने लगता है, कोरियालिस बल यहाँ पर काम करने लगता है। फेरल के अनुसार, फेरल ने कहा है, आपने देखा है कि फेरल ने कहा है कि हवाएं उत्तरी गोलार्ध में अपनी दाईं ओर और दक्षिणी गोलार्ध में अपनी बाईं ओर मुड़ जाती हैं, अर्थात पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण कोरियालिस बल यहाँ पर काम करेगा और ये हवाएं जैसे ही इस क्षेत्र में पहुंचेंगी ये हवाएं टर्न कर जाएंगी और इस तरीके से ये इस दिशा में प्रवाहित होने लग जाएंगी, ये अपनी दाईं ओर मुड़ जाएंगे। देख पा रहे हैं? इस तरीके से ये दाईं ओर मुड़ करके, अर्थात ये हवाएं कौन सी हैं? यहाँ मैंने बताया था कि जब यहाँ पर लो प्रेशर जोन बनता है, यहाँ पर लो प्रेशर जोन जब बनता है, अर्थात विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब का जब क्षेत्र बनता है, तो दोनों गोलार्धों से हवाएं इसे भरने का प्रयास करती हैं। तो दोनों गोलार्धों में, अर्थात 35 डिग्री नॉर्थ से लेकर के 35 डिग्री साउथ, ये 35 डिग्री की लाइन है, तो 35 डिग्री नॉर्थ से लेकर के 35 डिग्री साउथ के बीच से ये हवाएं इस 0 डिग्री की तरफ, अर्थात 0 डिग्री एक्शन विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब की तरफ ये हवाएं बढ़ने लगती हैं, ठीक है ना, और आकर के यहाँ पर हवाएं गर्म होती हैं और ऊपर उठती हैं। तो इन्हें व्यापारिक पवने कहा जाता है, इन्हें व्यापारिक पवने कहा जाता है। ये जो दक्षिण पश्चिम मानसून है, दक्षिण पश्चिम मानसून है, तो इसको उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवने इन्हें कहा जाता है, उत्तर पूर्वी, इन्हें कहते हैं उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवने, और इन्हें कहा जाता है दक्षिण पश्चिम व्यापारिक पवने भारत में, ठीक है ना, दक्षिण पश्चिम व्यापारिक पवने इन्हें कहा जाता है। तो उत्तर पूर्वी जो व्यापारिक पवने हैं यही भारत में उत्तर पूर्वी मानसून बनाती हैं, उत्तर पूर्वी मानसून, ठीक है ना। स्थल खंड की होने की वजह से भारत में उत्तर पूर्वी मानसून से बारिश नहीं होता है, लेकिन जो उत्तर पूर्वी मानसून यहाँ से प्रवाहित हो रही है वो बंगाल की खाड़ी के ऊपर से गुजरती है, जिसकी वजह से कोरोमंडल तट पर बारिश होती है। दूसरे वाले मानसून के दूसरे वाले जो अध्याय हुआ था, चैप्टर क्लास हुई थी, उसमें हमने इसको करा दिया है, ठीक है ना। तो यही यानी कि जो दक्षिण पश्चिमी ये व्यापारिक पवने हैं, यही जब विषुवत रेखा को पार करती हैं और अरब सागर में आगे की तरफ बढ़ती हैं तो कोरियालिस बल इस पर काम करता है और ये अपनी बाईं ओर मुड़ जाती हैं, जिसकी वजह से इनका प्रवाह जो है इस दिशा में हो जाता है, अर्थात दक्षिण पश्चिम की तरफ ये प्रवाहित होने लगती हैं और ये इस तरीके से भारत में के पश्चिमी घाट से आकर के टकराती हैं, ठीक है ना। इसी को क्या कहा जाता है? दक्षिणी पश्चिमी मानसून की अरब सागर शाखा, अर्थात वे हवाएं जो अरब सागर के ऊपर से गुजर करके और भारत में प्रवेश करती हैं, ठीक है ना। इसी तरीके से आप यहां पर देखेंगे, क्योंकि ये हवाएं इस तरीके से फोल्ड हो रही हैं, मुड़ रही हैं, किसके कारण? फेरल के नियम के अनुसार, कोरियालिस बल के कारण ये हवाएं उत्तरी गोलार्ध में आप देखेंगे दाईं ओर मुड़ रही हैं, तो ये उत्तरी गोलार्ध में अपने दाईं ओर मुड़ जाएंगे, ठीक है ना। आप इसे और साफ तरीके से समझ लीजिए, ठीक है ना। यहां पर इस तरीके से भारत की स्थिति क्या है? भारत है, ये भारत है, यह है भारत, ठीक है ना। ये हवाएं इस तरीके से चल रही हैं, दोनों गोलार्धों में इस तरीके से हवाएं चलती हैं। ये तो आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि ये
उत्तर पूर्वी व्यापारिक कोने हैं, उत्तर पूर्वी मानसून भारत में बनाती हैं। ये हवाएं, ये विषुवत रेखा है और ये हवाएं इस तरीके से चल रही हैं। यहाँ पर जब लो प्रेशर जोन बनता है, लो प्रेशर क्षेत्र बनता है, कब? जब सूर्य कहाँ पर पहुँचता है? सूर्य जब भारत के इस बीच में पहुंचता है, अर्थात कर्क रेखा के थोड़ा सा नीचे, जून में, ठीक है ना। सूर्य जो है वो इन क्षेत्रों में होता है, तो यहां पर क्या बन जाता है? लो प्रेशर जोन बन जाता है इस क्षेत्र में, अर्थात पश्चिमोत्तर भारत में लो प्रेशर का जोन बनता है। और जैसे वहां पर लो प्रेशर का जोन बनता है, ये हवाएं इतनी शक्तिशाली हो जाती हैं कि ये अरब सागर से हवाएं खींचने लगती हैं। और जब ये हवाएं इधर की तरफ पहुंचती हैं और ये विषुवत रेखा को जैसे ही पार करती हैं, ये हवाएं इधर की तरफ मुड़ जाती हैं। आप देख पा रहे होंगे, ये हवाएं इधर की तरफ मुड़ जाती हैं और इसी तरीके से ये हवाएं इधर की तरफ मुड़ेंगी। तो इसकी दो शाखाएं बन जाती हैं, एक अरब सागर जो पश्चिमी घाट से टकराती हैं और एक जो है पूर्वी घाट के समानांतर प्रवाहित होती हैं। पूर्वी घाट के इस तरीके से समानांतर प्रवाहित होती है, जिसके बारे में हम लोग कल की क्लास में चर्चा करेंगे। आज की क्लास का मुख्य उद्देश्य है दक्षिण पश्चिम मानसून की जो अरब सागर शाखा है, इसको हम लोग आज की क्लास में समझेंगे, ठीक है ना। तो इस तरीके से भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून आता है। सर्वप्रथम अब हम इसके वे को देखेंगे, रास्ते को देखेंगे, किस तरीके से ये भारत में प्रवेश करता है, कहां कहां जाता है, इसको समझते हैं, ठीक है ना। दक्षिण पश्चिम मानसून, दक्षिण पश्चिम मानसून, अब यहां से आप लोग प्रत्येक पॉइंट को लिखते जाएंगे, क्योंकि बनने की जो प्रक्रिया थी ये मैंने आपको बता दिया था। ये कोरियालिस बल के कारण इस तरीके से मुड़ रहा है, ये आपको समझ में आएगा। ये हमने कल नहीं कराया था, ठीक है ना। ये कोरियालिस बल के कारण किस तरीके से मुड़ करके ये इधर की तरफ प्रवेश कर रहा है, ये हमने कल की क्लास में नहीं कराया था, तो इसे आप, मुझे उम्मीद है आप समझ गए होंगे, ठीक है ना। आइए देखते हैं दक्षिण पश्चिम मानसून की जो अरब सागर शाखा है, ये अरब सागर से होते हुए, अरब सागर से इसे पर्याप्त मात्रा में आर्द्रता प्राप्त होती है, पर्याप्त मात्रा में आर्द्रता प्राप्त होती है। और ये सर्वप्रथम मालाबार तट से, केरल का ये जो तट है, केरल का जो ये तट है, इसे मालाबार तट कहा जाता है। ये महाराष्ट्र का जो तट है, इसे कोंकण तट कहा जाता है, ठीक है ना। और ये जो रेड कलर की दिखाई दे रही है, ये सह्याद्री है। सह्याद्री भारत के जो प्रायद्वीपीय भारत के जो पर्वत है, मैंने उसमें लगभग सारी चीजें करा दी हैं, ठीक है ना। तो ये क्या है? ये सह्याद्री है। ये ऊपर विंध्य पर्वत है, ये आपका सतपुड़ा है, बीच में सतपुड़ा मैंने लिखा नहीं है ताकि इसमें कुछ ज्यादा हो जाएगा, ठीक है ना। जैसे कि ये जो है, ये आपका विंध्य श्रेणी है, ये बीच में जो दिखाई दे रहा है यह है सतपुड़ा, ये सतपुड़ा श्रेणी है, ये पूर्वी घाट है, ये अरावली है, ठीक है ना। ये इसका परिचय रहा। यहाँ पर गिर और मांडव पर्वत है, गिर और मांडव पर्वत इसके ऊपर है थोड़ा सा, गिर पर्वत के उत्तर में, ठीक है ना। तो दक्षिणी पश्चिमी मानसून की जो अरब सागर शाखा है, दक्षिणी पश्चिमी मानसून की अरब सागर शाखा, ये सर्वप्रथम केरल के इस तट से आकर के टकराती है और समय होता है 1 जून को। 1 जून को लिखेंगे अब यहां से कि दक्षिण पश्चिम मानसून की अरब सागर शाखा 1 जून को केरल के मालाबार तट से टकराती है। 1 जून को केरल के मालाबार तट से टकराती है तथा कन्याकुमारी से, यानी कि केरल से लेकर के और गुजरात तक, केरल से लेकर गुजरात तक पश्चिमी घाट में, पश्चिमी घाट पे, अर्थात पश्चिमी घाट का जो मैदान है, पश्चिमी तटीय मैदान जिसे कहते हैं, तो पश्चिमी तटीय मैदान पर ये वर्षा करती है। पश्चिमी तटीय मैदान पर ये वर्षा करती है, ठीक है ना। केरल में होने वाले 1 जून की जो ये वर्षा हो रही है, केरल में होने वाले 1 जून की जो वर्षा है, इसे प्रस्फोट कहते हैं, इसे प्रस्फोट कहते हैं। कई बार परीक्षा में पूछा गया है, ठीक से पॉइंट टू पॉइंट आप लोग लिखते जाइएगा, ठीक है ना। तो 1 जून की जो वर्षा हो रही है, इसे क्या बोलते हैं? प्रस्फोट, इसे प्रस्फोट कहा जाता है, ठीक है ना। केरल में 1 जून की वर्षा को प्रस्फोट कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद ये मानसूनी हवाएं पश्चिमी घाट के सहारे, सह्याद्री के सहारे, इसे पश्चिमी घाट सह्याद्री कहा जाता है, तो सह्याद्री के सहारे सहारे ये इस पश्चिमी तटीय मैदान में वर्षा करती हैं। पश्चिमी तटीय मैदान के बाद आप देख पा रहे होंगे, ये नर्मदा नदी है, अर्थात अमरकंटक से निकल करके ये नर्मदा नदी और महादेव से निकल करके ये ताप्ती नदी, दोनों ऊपर विंध्य पर्वत है, बीच में सतपुड़ा है, तो 2 घाटियां बनती हैं। मैंने नदी वाले चैप्टर में भी इसको कराया था और जब पर्वत कराया था तब भी कराया था, ठीक है ना, पता होगा इसके बारे में। तो ये जो हवाएं हैं, अर्थात ये हवाएं दक्षिण पश्चिम मानसूनी, ये नर्मदा की जो भ्रंश घाटी है इसमें प्रवेश कर जाती है, और जो ताप्ती की भ्रंश घाटी है ये इसमें भी प्रवेश कर जाती है। अर्थात नर्मदा और ताप्ती के भ्रंश घाटी में अमरकंटक तक ये पहुंचती हैं और अमरकंटक के पठार पर ये वर्षा करती हैं। अर्थात अमरकंटक की पठार तक दक्षिण पश्चिम मानसून नर्मदा और ताप्ती भ्रंश घाटी के सहारे पूर्व की ओर मुड़ जाती हैं, ठीक है ना। कहां से?
नर्मदा और ताप्ती, नर्मदा ताप्ती के मुहाने से जैसे घाटी मिलती है उस घाटी में प्रवेश कर, क्योंकि दोनों उठा हुआ क्षेत्र है, इधर विंध्य पर्वत ये भी उठा हुआ है और इधर सतपुड़ा है ये भी उठा हुआ है, बीच में नर्मदा और सतपुड़ा के नीचे, सतपुड़ा के दक्षिण में ताप्ती भ्रंश घाटी बनता है, तो ये फिर ढलान है, इसके नीचे अजंता है, यहाँ पर है अजंता श्रेणी, तो ये भी उठा हुआ है, तो दो इससे घाटियां मिलती हैं, उन दोनों घाटियों में ये प्रवेश कर जाती हैं और उसके बाद ये दोनों घाटियों में वर्षा करती है, ठीक है ना। अर्थात दक्षिण पश्चिम मानसून केरल के मालाबार तट पर वर्षा करने के बाद या केरल के मालाबार तट के बाद उत्तरी पश्चिमी तटीय मैदान के सह्याद्री के सहारे पश्चिमी तटीय मैदान में वर्षा करती है। उसके बाद यह नर्मदा तथा ताप्ती भ्रंश घाटी में प्रवेश करती तथा अमरकंटक तक ये वर्षा करती है। नर्मदा भ्रंश घाटी में वर्षा होती है और ताप्ती भ्रंश घाटी में इससे वर्षा होती है, ठीक है ना। कहाँ तक? अमरकंटक के पठार तक इससे वर्षा होती है, ठीक है ना। इसके बाद दक्षिण पश्चिम मानसून, आप ये देख रहे होंगे गुजरात का क्षेत्र है, गुजरात का ये जो क्षेत्र है तो कठियावाड़ प्रायद्वीप कहा जाता है, इसको सौराष्ट्र क्षेत्र भी कहा जाता है, इसको सौराष्ट्र कहा जाता है। ऊपर वाले क्षेत्र को कच्छ कहा जाता है, ऊपर वाले को ये गुजरात का क्षेत्र है इसे कच्छ कहा जाता है, इसको सौराष्ट्र कहा जाता है, ये कठियावाड़ प्रायद्वीप कहा जाता है। प्रायद्वीप का मतलब जानते होंगे तीन तरफ से स्थलखंड का घिरा हुआ है, जल से, स्थलखंड का वह भाग जो तीन तरफ जल से घिरा हुआ उसे प्रायद्वीप कहा जाता है, जैसे कि भारत एक प्रायद्वीप है, इसी तरीके से ये भी एक छोटा सा प्रायद्वीप बनता है, इसे कठियावाड़ का प्रायद्वीप कहा जाता है। तो ये जो क्षेत्र है यहाँ पर ये बिल्कुल कठियावाड़ प्रायद्वीप के सबसे आखिरी में अर्थात सौराष्ट्र क्षेत्र का जो सबसे दक्षिणी हिस्सा है वहां पर गिर पर्वत इस तरीके से विस्तृत है, उत्तर से पश्चिम से पूर्व की ओर यहाँ पर गिर पर्वत का विस्तार हुआ है। गिर और मांडवा पर्वत जो है वो यहीं पर विस्तृत हुआ है, ठीक है ना। तो ये जो दक्षिण पश्चिम मानसूनी हवाएं हैं ये गिर से आकर के टकराती हैं, ये आकर के गिर से टकराती हैं और गिर से टकराने की वजह से ये इस तरीके से गिर से आकर के टकराती हैं और इन क्षेत्रों में अर्थात सौराष्ट्र के दक्षिणी क्षेत्रों में, गिर पर्वत के दक्षिण में ये यहाँ पर वर्षा करती हैं। समझ पा रहे होंगे आप लोग, यहाँ पर ये वर्षा कर देगा और इसी गिर पर्वत की मौजूदगी के कारण, गिर पर्वत की स्थिति के कारण गुजरात का ये पूरा हिस्सा अर्थात सौराष्ट्र का ये उत्तरी हिस्सा और पूरा कच्छ जो है, पूरा का पूरा जो कच्छ क्षेत्र है गुजरात का, वो वर्षा से वंचित रह जाता है। इन क्षेत्रों में वर्षा नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि जो मानसूनी हवाएं हैं इस पर्वत के सहारे यहाँ पर बारिश करती हैं और इसके बाद यहीं पर आकर के ये समाप्त हो जाती है, ठीक है ना। इसके बाद ये जो हवाएं हैं आप देखेंगे यहाँ से ये पर्वत यहाँ तक है, ये इसका विस्तार जो है ये है, ये जो गैप बन रहा है यहाँ पर खंभात वाला जो क्षेत्र है, इससे ये हवाएं जो हैं ये सीधे इस तरीके से प्रवेश करती हैं, ठीक है ना। इस तरीके से ये प्रवेश करती हैं, ठीक है ना। भारत में अंदर की तरफ ये प्रवेश करती हैं, गुजरात होते हुए राजस्थान पहुंचती, गुजरात होते हुए राजस्थान पहुंचती हैं और जैसे राजस्थान पहुंचती हैं तो इन हवाओं के समानांतर ही अरावली पर्वत इनको मिलता है और अरावली पर्वत की जो सबसे ऊंची चोटी है, अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर, अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर जो है वो अरावली के सबसे दक्षिण में ही है, अरावली के सबसे दक्षिण में है और आकर के गुरु शिखर से टकरा जाती है, ठीक है। जब ये गुरु शिखर से टकराती हैं तो गुरु शिखर पर ये वर्षा करती हैं, अर्थात ये मानसूनी हवाएं गुरु शिखर से टकरा करके और गुरु शिखर पर ये वर्षा करती हैं और चूंकि ये सबसे ऊंची चोटी है इसके ऊपर इधर का जो अर्थात अरावली का जो उत्तरी विस्तार है ये कम ढलान पर है, ये सबसे अधिक ढलान पर, तो इसकी वजह से ये हवाएं अरावली के उत्तर में नहीं पहुंच पाती हैं और अरावली के उत्तर में ना पहुंच पाने के कारण ये यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा अरावली जो है ये सूखाग्रस्त हो जाता है, ये पूरा सूखा ही रहता है। जब आप सैटेलाइट से या फिर ऊपर से देखेंगे ना अरावली को तो अरावली का जो दक्षिणी हिस्सा ये हरा भरा दिखाई देगा, अरावली का दक्षिणी हिस्सा हरा भरा दिखाई देगा, लेकिन अरावली का जो ये क्षेत्र है अर्थात उत्तरी क्षेत्र है ये ब्राउन कलर का दिखाई देगा, ये ब्राउन कलर का। ठीक यही हिसाब यहाँ पर गिर पर्वत के साथ होता है। गिर पर्वत का जो दक्षिणी हिस्सा है वो एकदम हरा भरा होता है और उसका जो उत्तरी हिस्सा होता है, इसका दक्षिणी हिस्सा हरा भरा और इसका उत्तरी हिस्सा जो है वो एकदम ब्राउन कलर का सूखा रहता है, ठीक है ना। तो इसी तरीके से अरावली यहाँ पर अरावली का पूरा जो क्षेत्र है उत्तरी अरावली है ये सूखाग्रस्त हो जाता है। यहाँ गुरु शिखर से टकरा करके ये हवाएं अरावली पर्वत के समानांतर इस तरीके से
आगे बढ़ जाती हैं। इस तरीके से ये आगे बढ़ जाती हैं। आप देख पा रहे होंगे, क्योंकि इन हवाओं की दिशा भी अरावली के समानांतर है। तो गुरु शिखर तो ऊंचा है, उस पर बारिश हो जाती है, लेकिन अरावली से टकरा करके ये हवाएं दो भागों में डिवाइड हो जाती है। इसमें आर्द्रता पूरी तरीके से समाप्त हो जाती है। ठीक है ना। तो यही कारण है कि राजस्थान में दक्षिण पश्चिम मानसून से बारिश नहीं होती। राजस्थान के सिर्फ एक ही जगह पे, कहाँ पे, गुरु शिखर पर वर्षा होती है। ठीक है ना। दक्षिण पश्चिम मानसून से अरावली की जो गुरु शिखर पर्वत है यहाँ पर, इसकी वजह से वर्षा होती है। ठीक है, ये रहा आपका इस दक्षिण पश्चिम मानसून से होने वाली जो वर्षा है उसकी जो स्थिति है वो कहाँ कहाँ वर्षा कर रही है ये। इसके बाद दक्षिण पश्चिम मानसून अर्थात दक्षिण पश्चिम मानसून जो है ये 1 जून से भारत में प्रवेश करती है और 15 सितंबर 1 जून से 15 सितंबर तक भारत में वर्षा करती है। अर्थात यहाँ पर पहुँचने के बाद ये पूरे भारत में फैल जाती है और छिटपुट तरीके से पूरे भारत में वर्षा करती रहती है। लेकिन मुख्यतः जो वर्षा हो रही है दक्षिण पश्चिम मानसून से, वो मैंने जिस तरीके से बताया, सबसे पहले मालाबार तट पर, उसके अलावा नर्मदा ताप्ती भ्रंश घाटी में और गुजरात के जो सौराष्ट्र का दक्षिणी हिस्सा है यहाँ पे, और उसके बाद गिर पर्वत जो है अरावली पर्वत का जो गुरु शिखर है यहाँ पर, इसकी वजह से वर्षा हो रही है। ठीक है ना। इसकी जो सबसे अधिक वर्षा होती है अर्थात दक्षिण पश्चिम मानसून की जो सबसे अधिक वर्षा होती है ये सह्याद्री पर्वत के ढलान पर होती है। सह्याद्री पर्वत का जो ढलान है उस पर ये सबसे अधिक वर्षा करती है। ठीक है ना। सह्याद्री पर्वत ये था, सह्याद्री पर्वत का जो ढलान है उस पर ये सबसे अधिक वर्षा करती है। क्योंकि ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो मानसूनी हवाएं हैं ये पर्वतीय ढाल के साथ ऊपर उठती हैं, पर्वतीय ढाल के साथ ऊपर उठती हैं। तो ये जैसे कि मैदान है और मैदान के बाद ये पर्वतीय ढाल है। आप इसको समझने की कोशिश करिएगा ठीक से, आगे भी ये काम आएगा आपके। ठीक है ना। तो ये मानसूनी हवाएं जो हैं ये इस पर्वतीय ढाल के साथ ऊपर उठने का प्रयास करती हैं। इस पर्वतीय ढाल के साथ ये ऊपर उठने का प्रयास करती हैं। ठीक है। भौतिक विज्ञान का एक दूसरा नियम वो ये कहता है कि सतह से जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाते हैं, जैसे जैसे हम सतह से ऊपर की तरफ बढ़ते हैं तापमान में कमी आती है। जैसे जैसे हम सतह से ऊपर की तरफ बढ़ते हैं तापमान में कमी आती है। तो ये आर्द्र हवाएं जब ऊपर उठती हैं किसके सहारे? पर्वतीय ढाल के सहारे। पर्वतीय ढाल के सहारे तो इनमें तापमान में कमी आती है, इनमें तापमान में कमी आती है, जिसकी वजह से इनमें आर्द्रता बढ़ जाती है। इन हवाओं में आर्द्रता अधिक हो जाती है और उसके जब आर्द्रता अधिक हो जाएगी तो इस पर्वतीय ढाल पर ये क्या कर देंगी? वर्षा कर देंगी। यहाँ पर पर्वतीय ढाल पर ये वर्षा कर देंगी। अर्थात दक्षिण पश्चिमी मानसून की जो अरब सागर शाखा है ये सह्याद्री पर पश्चिमी ढाल, जो इसका जो पश्चिमी ढाल है वहाँ पर ये सबसे अधिक वर्षा करती हैं। सबसे अधिक वर्षा इस पश्चिमी ढाल पर और इसके अलावा जो पश्चिमी तटीय मैदान है इसमें ये वर्षा करती हैं। तो सबसे अधिक वर्षा इस पश्चिमी ढाल पर करती हैं। हवाओं का इस तरीके से पर्वतीय ढाल के सहारे ऊपर चढ़ना, और जैसे जैसे ऊपर चढ़ेगा यहाँ पर तापमान में कमी आएगी, तापमान में कमी आएगी तो आर्द्रता बढ़ेगी, आर्द्रता बढ़ेगी तो यहाँ पर बारिश होगा। इस प्रक्रिया को एडियाबेटिक तापहास कहते हैं। इसको कहा जाता है एडियाबेटिक तापहास। एडियाबेटिक तापहास लिख लीजिएगा। एडियाबेटिक तापहास किसे कहा जाता है? एडियाबेटिक तापहास जब दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी हवाएं या मानसूनी हवाएं पर्वतीय ढाल के साथ ऊपर उठती हैं। मानसूनी हवाएं जब पर्वतीय ढाल के साथ ऊपर उठती हैं तो पर्वतीय ढाल के सहारे ऊपर उठने पर उनमें तापमान में कमी आती है तथा उसकी आर्द्रता बढ़ जाती है, जो कि पर्वतीय ढाल पर ये वर्षा कर देती है। इस प्रक्रिया को एडियाबेटिक तापहास कहा जाता है। तो एडियाबेटिक तापहास की वजह से पर्वतीय ढाल पर वर्षा होती है, जिसे क्या कहा जाता है? पर्वतीय वर्षा कहा जाता है। पूछा जाता है पर्वतीय वर्षा कैसे होती है? पर्वतीय वर्षा से आप क्या समझते हैं? पर्वतीय वर्षा एडियाबेटिक तापहास के कारण होता है। जब मानसूनी हवाएं इस पर्वतीय ढाल के साथ ऊपर उठेंगे, तो जब ऊपर उठेंगे तो इसमें तापमान में कमी आएगा, जिसे एडियाबेटिक तापहास कहा जाता है। और चूंकि इसमें जब तापमान कम होगा तो आर्द्रता बढ़ेगी। जैसे जैसे हम सतह से ऊपर की तरफ बढ़ेंगे, वैसे वैसे तापमान में कमी आएगी, और तापमान में कमी आएगी तो यहाँ पर ये बारिश कर देंगे। ठीक है ना। तो इस वजह से इस सह्याद्री के जो पश्चिमी ढाल है वहां पर वर्षा होती है। एक महत्वपूर्ण चीज इसमें यह भी है कि सह्याद्री अर्थात ये जो ढलान है, सह्याद्री का जो पश्चिमी ढाल है, तो इसमें सबसे अधिक वर्षा, इनमें भी सबसे अधिक वर्षा
मैंने बताया था कि दक्षिण पश्चिम मानसून सबसे पहले मालाबार तट पर टकराता है, तो मालाबार तट पर 1 जून से लेकर के 15 सितंबर तक तो खूब बारिश होगा, ठीक है ना। यही वजह है कि यहाँ पर जैव विविधता क्षेत्र बन जाता है, साइलेंट वैली यहीं पर है, ठीक है ना। ये तमाम चीजें जो है यहाँ पर विकसित हो जाता है, ठीक है। और जैसे जैसे ये ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, जैसे जैसे ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, तो पर्वतीय ढाल के सहारे ये वर्षा कर रहा है, अर्थात इसके बाद ये पश्चिमी तटीय मैदान पे में बारिश हो रही है इसकी वजह से, ठीक है ना। अब चूंकि इन क्षेत्रों में भी अगर सबसे अधिक वर्षा की बात करें तो जो सह्याद्री का दक्षिणी हिस्सा है, इसमें ये सबसे अधिक वर्षा करती हैं। सह्याद्री के दक्षिणी हिस्से में ये सबसे अधिक वर्षा करती हैं। उसके पीछे क्या कारण है? सह्याद्री की जो ऊंचाई है उसकी सबसे अधिक ऊंचाई जो है वो इसके दक्षिणी भाग में है। सह्याद्री की सबसे अधिक ऊंचाई इसके दक्षिणी भाग में है। दक्षिणी भाग से क्या तात्पर्य है कि अन्नामुदी अन्नामलाई की जो श्रृंखला है वो कहाँ है? इस दक्षिणी हिस्से में है। ये अन्नामुदी अन्नामलाई की श्रृंखला है, तो यहाँ पर ये सबसे अधिक ऊंचा होता है। ऊंचा होने से क्या तात्पर्य है कि अगर ये जो ढलान है ये अधिक ऊंचा होगा, इस तरीके से ये अधिक ऊंचा होगा, तो ये मानसूनी हवाएं जो हैं ये इस पर्वतीय ढाल के साथ अधिक ऊपर तक जाएंगी। आप समझ पा रहे होंगे इस चीज को, अधिक ऊपर तक जाएंगे, और अधिक ऊपर तक जाएंगे तो इसमें अधिक आर्द्रता होगी, और अधिक आर्द्रता होगी तो ये यहाँ पर अधिक वर्षा करेंगे। यही कारण है कि मालाबार तट और इसके अलावा अन्नामलाई अन्नामुदी की जो श्रृंखला है इसकी अधिक ऊंचाई के कारण इन क्षेत्रों में, अर्थात केरल कर्नाटक वाला जो क्षेत्र है यहाँ पर ये सबसे अधिक वर्षा करती हैं, ठीक है ना। और सह्याद्री के ही ऊपरी हिस्से में, अर्थात कोंकण तट अर्थात गुजरात वाला जो क्षेत्र है और महाराष्ट्र वाला जो क्षेत्र है, इन क्षेत्रों में ये वर्षा कम करती है, अपेक्षाकृत कम करती है। किसके? केरल के। केरल और कर्नाटक की अपेक्षा महाराष्ट्र और गुजरात में इससे वर्षा कम होती है, ठीक है ना। इसकी वजह यह है कि जब ये इधर की बात करते हैं सह्याद्री की, तो यहाँ का जो ढाल है ये कम हो जाता है, तो यहाँ का ढाल मान लेते हैं इतना हो जाता है, तो इस तरीके से ये यहीं तक उठता है और उसके बाद ये इसमें आर्द्रता थोड़ी कम होती है। तो जितना ढलान कम होगा उतना ही एडियाबेटिक तापहास कम होगा, और जितना ढलान ऊंचाई ज़्यादा होगी अर्थात चोटी ज़्यादा ऊंची होगी तो क्या होगा? ऊंचाई अधिक होने के साथ हवाएं उस पर्वतीय ढाल के साथ ऊपर उठेंगी, और जितने ज़्यादा ऊपर उठेंगी उतनी ज़्यादा नमी आएगी, अर्थात तापमान में कमी आएगी, उसमें आर्द्रता बढ़ेगी और उतनी ज़्यादा वो वहाँ पर वर्षा करेगी। यही कारण है कि सह्याद्री के पश्चिमी हिस्से में दक्षिण पश्चिम मानसून की अरब सागर शाखा से सबसे अधिक वर्षा होती है। इसमें सबसे अधिक मालाबार तट पर केरल में होती है, उसके अलावा कम होते हैं। लगभग 250 सेंटीमीटर वर्षा जो है केरल में होती रहती है, 250 सेंटीमीटर वर्षा, लगभग 200 सेंटीमीटर वर्षा ऊपरी हिस्से में होता है, ठीक है। ये रहा है आपका दक्षिण पश्चिम मानसून की अरब सागर शाखा। फैक्ट बहुत ज़्यादा इसमें होता है, मुझे उम्मीद है आप लोगों ने जैसा जैसे हमने कहा है उस तरीके से लिख लिया होगा। आप लोग मेरे साथ साथ एक अच्छा नोट्स बनाते जाइए, ठीक है। इसके बाद कल की क्लास में हम लोग दक्षिण पश्चिम मानसून की जो बंगाल की खाड़ी शाखा है इसका अध्ययन करेंगे, और इसके साथ ही लगभग मानसून जो है भारत का जो मानसून है ये आपका समाप्त हो जाएगा, ठीक है। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।